हिंदी की खूबसूरत कहानियों के सफ़र में आज सुनिए मुंबई महाराष्ट्र से हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका मंजुला जोशी जी की लिखी हुई कहानी ये गलियां ये चौबारा। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। देश के सबसे नामी कॉलेज के कन्वोकेशन दिवस पर चारों तरफ उल्लास का वातावरण था। आज किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। रंग बिरंगे कपड़ों में विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावक आपस में मिलजुल कर हंसते बतियाते कैंपस में घूम रहे थे। इन सबसे अलग हटकर अरविंद अमलतास के पेड़ के नीचे लगी बेंच पर शांति से संतुष्ट बैठे आने जाने वाले लोगों का मुस्कुराकर अभिवादन कर देते थे। कार्यक्रम शुरू होने में कुछ समय था। हिमांशु बीच बीच में आकर उनसे मिल जाता, उनके पसंद की खाने पीने की चीज़ें लाकर थमा जाता। वो उनके संकोची स्वभाव से परिचित था, इसलिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करता। उनका यहाँ आना ही हिमांशु के लिए बहुत बड़ी बात थी। दीक्षांत समारोह में हिमांशु का नाम सूची में सर्वोपरि था। इस वर्ष के सर्वोत्तम विद्यार्थी के साथ साथ अनेक पुरस्कारों में उसका ही नाम था। संस्थान के लिए भी ये अभूतपूर्व अवसर था कि एक विद्यार्थी इतना प्रतिभाशाली हो जो अधिकतम पुरस्कार ले जाए। खचाखच भरे हॉल में अरविंद अपनी कुर्सी पर बैठे काला चोगा पहने हिमांशु को निहार रहे थे। मुख्य अतिथि के आते ही दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एक के बाद एक पुरस्कार लेते हिमांशु से कुछ बोलने को कहा गया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका पहला श्रेय मैं अपने पापा श्री अरविंद शर्मा को दूंगा, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए तन मन धन लगाया। प्रायः ऐसा देखा गया है कि माँ के लिए पिता की भूमिका निभानी सरल ना हो तो भी वो निभा लेती है और अपने बच्चों का सहारा बन उनके जीवन को संवारती है। लेकिन पिता के लिए माँ की भूमिका निभाना कठिन है। कुछ बिरले ही ऐसा कर पाते हैं जो अपने जीवन के बारे में ना सोच कर अपने बच्चों का जीवन संवारते रहे। बचपन में माँ का साया सिर से उठने के बाद हमारे पापा ने माता पिता दोनों बनकर हमें योग्य बनाया। आज वे यहाँ बैठे हैं। मैं निसंकोच कहूँगा कि पापा ये सारे पुरस्कार आपके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। अरविंद शर्मा ने अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ जोड़कर स्वीकार किया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद सुबह चुपचाप बैठे सीधे साधे व्यक्ति को अब पूरा जन समूह पहचानने लगा। सभी उनका अभिवादन कर रहे थे। आज बेटे ने उनकी सालों की मेहनत सार्थक कर दी। अंतर तक भीगे अरविंद को सुनीता याद आई। आज अगर वो होती तो खुशी चौगनी हो जाती। स्मृतियाँ आती हैं तो आती ही चली जाती हैं, बीता समय साक्षात कर जाती हैं। अरविंद ने नौकरी करने के लिए एक वृहद परिवार से निकलकर सुनीता के साथ दूसरे शहर में अपनी दुनिया बसा ली थी। कितना छोटा सा सुखी संसार था उनका। सुनीता और अरविंद एक दूसरे के लिए ही बने थे। लोग उन्हें लव बर्ड्स कहकर चिढ़ाते। दोनों एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखते धीरे धीरे अपनी गृहस्थी जमा रहे थे। समय के अंतराल में हिमांशु उनके जीवन की बगिया में आया और उसके 2 वर्षों बाद हिमानी शामिल हुई। काम काज घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में समय जैसे पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। अनहोनी कहकर कभी नहीं आती। सुनीता कुछ थकी थकी सी रहने लगी थी। पहले लगा कि शायद काम के बोझ से थक जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गिरती हालत देखकर सारी जांच से पता लगा कि वो महारोग की शिकार हो गई है। बस फिर डॉक्टर पर डॉक्टर, दवाई पर दवाई करते समय निकलता जा रहा था। अरविंद ने घर का सारा भार बिना किसी दिखावे के अपने कंधों पर उठा लिया। वो सुनीता की आंखों से एक आंसू निकलने नहीं देता था। सुनीता जानती थी कि ये रोग उसे अधिक जीने नहीं देगा। बच्चों के भविष्य के लिए मन ही मन चिंता करती, परंतु सबके सामने इतनी सहज, इतनी प्रसन्न रहती मानो कुछ हुआ ही ना हो। 3 साल ऐसे ही बीते। लगा कि अब सुनीता धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। घर का बाहर का काम यथावत करने लगी। हिमांशु 10वीं में आ गया। स्कूल और कोचिंग की दौड़ा दौड़ी के बीच सुनीता अचानक बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हुई और 8 दिनों में सबको झटका देकर चली गई। किशोर वय के हिमांशु और हिमानी के लिए इस समय माँ की अचानक चले जाना बहुत दुखद था। रिश्तेदारों से घर भरा था। अरविंद जो कहा जाता यंत्रवत कर देते। माँ, बाबूजी, बहनें सुनीता के कच्ची गृहस्थी छोड़कर चले जाने से दुखी होने के साथ चिंतित भी थे। वापसी के एक दिन पहले खाने की मेज पर माँ ने प्रसंग छेड़ ही दिया। अरविंद,
हम जानते हैं कि ये समय ऐसी बातों का नहीं है, फिर भी जाने वाले के साथ जाया नहीं जा सकता। जीवन चलता रहता है। हिमांशु को हो ना हो, परंतु हिमानी को माँ की एक महिला की ज़रूरत पड़ेगी। तुम तो जानते हो हमारा समाज बेटियों पर गिद्ध दृष्टि रखता है। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, कम से कम उसके लिए सोचना पड़ेगा। तुम अकेले क्या क्या संभालोगे? बच्चे अभी छोटे हैं, कुछ सालों में वे भी कहीं बाहर चले जाएंगे। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पहाड़ सी ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। वहाँ पहुँचते ही तुम्हारे लिए कुछ ही दिनों में शादी के प्रस्ताव आने लगेंगे। प्रायः लोग साल भर के अंदर ही दूसरा विवाह कर लेते हैं। अरविंद पिता के सामने अधिक नहीं बोलता था। उसका चेहरा तमतमा गया। रिश्ते क्या इतने सतही होते हैं? चिता की राख बुझे अभी 1 महीना नहीं हुआ और नए साथी की बातें होने लगीं। सुनीता की जगह किसी को देकर मैं उसके और बच्चों के साथ न्याय कर पाऊंगा? बिना उत्तर दिए वो चुपचाप बाहर चला गया। माँ को कान में बात डालनी थी सो डाल दी। उसकी चुप्पी को स्वीकृति समझकर वो आश्वस्त हो सब वापस अपने कमरे में चले गए। रात की रेल पकड़नी थी सो सामान समेटने लगे। सबके जाने के बाद अरविंद ने बिखरा घर समेटा। इतने दिनों बाद अब केवल वे तीनों थे। पहली बार उन्हें सुनीता की कमी खल रही थी। पिता सोच रहे थे बच्चे दुखी ना हों और बच्चे सोच रहे थे कि पिता दुखी ना हो। अपनी भावनाओं को दबाकर तीनों सहज बने रहे। हिमानी एक साथ बड़ी हो गई। हर लड़की के अंदर माँ छुपी रहती है। हिमानी अब दोनों की माँ बन गई। कुछ दिनों में जीवन पटरी पर आने लगा। उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया बन गई जिसमें किसी चौथे की जगह नहीं थी। बीच बीच में अरविंद की माँ के पत्र आते जिसमें दूसरे ब्याह की बात दोहराई जाती। एक बार माँ ने लिख दिया, सौतेली माँ का डर हो तो बच्चे हमारे पास रह जाएंगे, तू अपना जीवन क्यों बिगाड़े। बस उसी दिन झटके से फ़ोन मिलाकर अरविंद ने स्पष्ट कह दिया वो दूसरी शादी नहीं करेगा। आगे से इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। माँ अपने बेटे का स्वभाव जानती थी। समय बीतता गया। हिमांशु इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर आगे पढ़ने के लिए बाहर चला गया। हिमानी कॉलेज में थी। पढ़ाई के दौरान उसे सुजय से प्रेम हो गया। पढ़ाई पूरी होते ही दोनों परिवारों की सहमति से बिना किसी ताम झाम के छोटे से समारोह में उनका विवाह हुआ और दोनों उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। अच्छा घर वर पाकर अरविंद संतुष्ट थे। आज हिमांशु ने उनका सिर ऊंचा कर दिया। वे माता पिता दोनों की भूमिका निभाने में सफल रहे। अंदर से गदगद अरविंद की तंद्रा टूटी तो सामने हिमांशु कुछ मित्रों के साथ आता दिखाई दिया। पापा मेरे मित्रों से मिल लो, फिर आप आराम करो, सुबह जल्दी निकलना है। सबका परिचय करवाकर अंत में उसने स्नेहा का परिचय करवाया। दूसरे दिन सब हॉस्टल खाली कर घर जाने वाले थे सो अपना सामान समेटने में लग गए। रेल यात्रा में स्नेहा भी उनके साथ थी। उसे 2 स्टेशन पहले उतरना था। एक रात का सफ़र बातें करते खाते बीतने लगा। स्नेहा के आग्रह को अरविंद ठुकरा नहीं पाते थे, चुपचाप मान लेते थे। शाम होते होते अरविंद भी थोड़े खुल गए, बातचीत में रस लेने लगे। दूसरे दिन रेल से उतरती स्नेहा ने जब उनके पाँव छुए तो उनका मन भर आया और उससे बहुत प्रभावित हो गए। बाद में हिमांशु ने बताया, पापा स्नेहा के पिता की मृत्यु हो गई है। वो अपनी माँ और भाई के साथ चौल में रहती है। अच्छी नौकरी मिल गई है, अब घर बदलेगी। घर का छोटा या बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, संस्कार अच्छे हैं बेटा। पिता की बात से हिमांशु मन ही मन राजी हुआ कि पहली मुलाकात सफल रही। अब सही समय देखकर वो उन्हें बता देगा कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। साल भर में स्नेहा बहू बनकर घर आ गई। किस्मत से दोनों की नौकरी एक ही शहर में लग गई। अरविंद का कार्यकाल 6 महीने का और बचा था। छुट्टियों में वे हिमांशु के वहाँ चले जाते। स्नेहा का भाई पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया था सो उसकी माँ अब उनके साथ ही रहने लगी थी। संकोची अरविंद को वहाँ ठीक न पड़ता, जैसे तैसे समय काट कर वापस आ जाते। स्नेहा और हिमांशु अपने आप में इतने व्यस्त थे कि इस ओर उनका ध्यान नहीं गया। उस दिन वापस घर जाते अरविंद को स्नेहा ने कह दिया, पापा अब आप यहीं आ जाइए, आप अकेले रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता और चिंता भी होती है। स्नेहा की बातों को टाल नहीं सकते थे। बेटा तुम्हारी बात सही है, पर मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत दूर है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, एक बार निवृत्त हुए फिर कोई बंधन नहीं, कहीं भी रहो। हिमानी भी बहुत दिनों से बुला रही है, उसके पास भी जाना है। पापा 3 गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर खाली बैठे रहते हैं। स्नेहा कुछ और बोले, इसके पहले हिमांशु ने आंखों के इशारे से उसे चुप करा दिया।
वो जानता था कि पापा के सारे नियम सोचे समझे और नपे तुले होते हैं, वे कभी उनसे पीछे नहीं हटते। अवकाश प्राप्त करते ही अरविंद हिमानी के पास 6 महीनों के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ 4 महीने बीतते ही देश याद आने लगा। शुरू में पति पत्नी दोनों ने बारी बारी से छुट्टियाँ लीं, दूर पास के दर्शनीय जगहों पर घुमाया, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलवाया, फिर दोनों अपने काम में लग गए। सुबह जल्दी निकल जाते, शाम को थके मांदे वापस आते, दोनों मिलकर घर का काम करते। हिमानी रोज़ उन्हें एक ही बात बार बार समझाकर ऑफिस जाती, बीच में एक आध बार फ़ोन भी करती। फिर भी एक दिन गलती से कोई बटन दब गया और आनन फानन में पुलिस, अग्निशामक, एम्बुलेंस सहित दरवाजे पर आ थमकी। हिमानी भागती घर आई और समझा बुझा कर सबको विदा किया। अरविंद पूरे दिन अकेले बैठे बचे दिन काट रहे थे। सन्नाटे के बीच कभी किसी की आवाज़ सुनाई देती तो मन आनंद से भर उठता। अपने घर में वो अकेले रहकर भी वो व्यस्त रहते थे। पड़ोसियों मित्रों की चहल पहल थी। दरबान से लेकर सभी कर्मचारी आते जाते बातचीत करते। सुबह पार्क में योग के आसन प्राणायाम के साथ हास्य योग भी करते। मित्र मंडली में से कोई ना कोई नाश्ता ले आता या कभी सब रेस्टोरेंट में चले जाते। यहाँ आस पड़ोस में मनुष्य तो दूर की बात, पशु तक नहीं भटकते। घड़ी के कांटे और मौसम की सूचना के सहारे काम होते हैं। 5 महीने पूरे कर अरविंद घर पहुँचे। अपनी पुरानी रूटीन में लगे ही थे कि हिमांशु का बुलावा आ गया। पापा सब समेट कर यहाँ आ जाओ, अब अकेले नहीं रहना है। कुछ दिन वे टाल मटोल करते रहे। एक दिन हिमांशु और स्नेहा लेने आ गए। स्नेहा की बात वो टालते नहीं थे। यहाँ आकर अरविंद का सारा संसार एक कमरे में समा गया। कपड़े अलमारी में रख दिए गए, बड़े खाट पर साफ सुथरा बिस्तर लग गया था, सलीके से सजा बाथरूम, कमरे के आगे छोटा सा मौसमी पौधों तथा फूलों से महकता बरामदा, लिखने पढ़ने तथा छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए मेज कुर्सी। कुल मिलाकर कमरे में सारी व्यवस्था उनके हिसाब से की गई थी। एक सहायक केवल उनके लिए रखा गया। जहाँ कमरे के बाहर स्नेहा की माँ का साम्राज्य था, सारे घर की कमान अब उनके हाथ में थी। वहीं अरविंद का अधिकतर समय कमरे में बीतता। नाश्ते और भोजन के लिए निकलते, फिर कुछ देर टीवी पर समाचार देख लेते, शाम को घूमने चले जाते। स्नेहा की माँ से वे खुले नहीं थे, इस कारण उनसे औपचारिक बातें ही होती। समय बीतता गया। हिमांशु को लग रहा था कि पापा बुझे बुझे से रहने लगे हैं। उनकी पहले वाली चुस्ती और फक्कड़पन कहीं खो गया है। बोलते तो पहले भी कम थे, पर अब एकदम मौन हो गए हैं। कहीं हम उन्हें खुशी देने की जगह दुखी तो नहीं कर रहे। उधर अरविंद भी सारी सुख सुविधाओं के बीच भी अंदर से जकड़न का अनुभव करते। मित्रों की याद आती, पर बच्चों की खुशी के लिए चुप रहते। एक रविवार घर में चहल पहल थी। व्यंजनों की महक से लगा मेहमान आने वाले हैं। 4 बजे एक साथ चिर परिचित आवाज़ें सुनकर कमरे से बाहर झांकते अरविंद अपने साथियों को आया देख आश्चर्य में पड़े और खुशी से उछल गए। कॉलोनी के उनके सारे मित्र आज यहाँ चाय पर निमंत्रित थे। हिमांशु और स्नेहा ने खुले मन से सबका स्वागत किया। बातचीत खाने पीने के दौर चल रहे थे। हिमांशु भी पुरानी यादों में खो गया। सब खूब प्रसन्न हो आशीर्वाद दे वापस जा रहे थे कि जाने के पहले रविंद्र अंकल ने अरविंद को घर की याद दिला दी। यार कभी तो उधर आ, तेरे बिना सूना लगता है। कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ रहकर समय बिता, हम सब हैं ना तेरा ध्यान रखने के लिए। जब तक हो सके नदी की तरह बहता रहे, तालाब की तरह अपने को बांध कर मत रखना, सड़ जाएगा या सूख जाएगा। हिमांशु सुन रहा था, समझ रहा था दुनिया की सारी चीज़ें भी वो खुशी नहीं दे सकती जो मुक्त विचरने में है। उस घर के कोने कोने में माँ की यादें बसी हैं, जिनके सहारे पापा ने सारा जीवन निकाला है। उनकी अपनी अलग दुनिया है जिसमें अकेले रहकर भी वे मानो मेले में हैं। ऐसा मेला जिसे सजाया भी उन्हीं ने है और जिसका आनंद भी वही लेते हैं। उनका अकेलापन बेचारगी नहीं है, एकांत है। ऐसा एकांत जहाँ किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। उनके एकांत में छटपटाहट नहीं बल्कि असीम शांति है। 2-4 दिनों बाद हिमांशु ने रात के भोजन के समय बात छेड़ी। पापा आप कुछ दिन पुराने घर जाना चाहते हो तो बता दीजिएगा, व्यवस्था हो जाएगी। अरविंद की आंखें चमक उठीं। उन्होंने स्नेहा की ओर देखा। हाँ पापा, परंतु केवल कुछ दिनों के लिए वहाँ रहना है, फिर आपको यहीं आना होगा। आपके वापस आने तक हमें आपकी कमी सालती रहेगी। कॉलोनी में घुसते अरविंद का पड़ोसियों ने स्वागत किया। कुछ देर में चंपा घर साफ सुथरा कर गई। आनन फानन में घर जम गया।
आज का खाना रविंद्र के घर था। दूसरे दिन सुबह की सैर में मित्रों से मिलकर चुस्ती लौट आई। जहाँ जीवन बीता हो वही गलियाँ, वही चौबारा, वही घर, वही चारदीवारी, वही सामान, वही पड़ोसी, वही मित्र, वही एकांत कितने अपने से लगते हैं। सचमुच बड़े अच्छे लगते हैं। अभी आप सुन रहे थे मंजुला जोशी जी की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत कहानी, ये गलियाँ ये चौबारा। उम्मीद है कहानी आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।